अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स आज फर्स्ट ईयर का हम यूनिट नंबर 2 यानी कि काइनेमेटिक्स में वेक्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये हमने यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट में भी पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटी जो मेजर कर सके विच कैन बी मेजर्ड, द quantities which can be measured are called physical quantities. अब physical quantities की भी दो टाइप्स होती है। There are two types of physical quantities, scalars and vectors. अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मास, अगर हम मास की बात करें, मास का यूनिट होता है केजी। तो अगर हम कहें मास इज इक्वल टू 5 केजी, तो अब मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल वेट, वेट क्या होता है? वेट की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई फोर्स है, या वेट भी एक फोर्स है, कोई और से भी फोर्स है, तो उसकी भी एक डायरेक्शन होती है। अगर हमें डोर बंद करना है तो हम यू फोर्स लगाते हैं, ओपन करना है तो यू फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन होती है। गाड़ी अगर रोड पे जा रही है, सही है, तो वेलोसिटी उसकी है तो उसकी भी डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी कम हो रही है। बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड होता है, कम हो रही है तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड होता है, उसकी भी डायरेक्शन होती है। जबकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मास है, वॉल्यूम है, सही है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपको स्केलर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर्स। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स में आप लिखेंगे those physical quantities which can be described completely only by magnitude along with suitable unit are called scalars। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब किया जा सकता है कंप्लीटली ओनली बाय मैग्नीट्यूड विद एप्रोप्रिएट यूनिट। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मास, मास ऑफ राइस इज 5 केजी। अब 5 क्या है? व्हाट इज 5? 5 इज द मैग्नीट्यूड एंड केजी इज द अप्रोप्रिएट यूनिट। यानी कि हम 5 केजी को हम कहेंगे कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम 2 लीटर, तो 2 क्या है? 2 लीटर, इसका मैग्नीट्यूड विद यूनिट है। तो ये वॉल्यूम भी कौन सी क्वांटिटी है? ये भी स्केलर है जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद मास वॉल्यूम के बाद हम कह सकते हैं, और अगर आपने लिखना है, वर्क लिख सकते हैं, डिस्टेंस लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी। इसके बाद पावर है। ठीक ये तमाम की तमाम कौन सी क्वांटिटीज हैं? फिर स्केलर है। टाइम है, ये भी स्केलर है। तो ये यानी कि स्केलर्स की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not need direction for their complete description and can be described only by magnitude with suitable unit are called scalars। तो स्केलर्स के लिए बस इतना ही है। अब पूरे चैप्टर में हम वेक्टर्स ही पढ़ेंगे, मतलब आगे हम पूरे टॉपिक में हम सिर्फ वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर्स का हमारा मेन टॉपिक है, वेक्टर्स।
those physical quantities which need direction for their complete description along with magnitude are called vectors. यानी कि अभी हमने मिसाल दी थी फोर्स की, यानी कि अगर हमें दरवाजा डोर ओपन करना है तो हम यू फोर्स लगा रहे हैं और क्लोज करना है तो यू फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो फोर्स की डायरेक्शन है। अब फोर्स कोई सी भी हो, चाहे वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो, चाहे वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो फोर्स वेट हो, चाहे वो फोर्स टेंशन हो, चाहे वो फोर्स फ्रिक्शन हो, सबकी डायरेक्शन होती है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेलोसिटी की, यानी कि a car is moving with 20 moving towards north with 20 meters per second, तो अब हमें डायरेक्शन इसमें बतानी जरूरी है अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर खाली स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो स्केलर है। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन, अ कार इज एक्सेलरेटिंग एट 2 meters per second स्क्वायर। इट मींस अगर +2 है तो वो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है और -2 है तो वो नहीं, यानी कि बैकवर्ड एक्सेलरेशन। स्पीड इंक्रीज हो रही है तो फॉरवर्ड, स्पीड डिक्रीज या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बैकवर्ड हो जाएगा। तो वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है? Those physical quantities which need direction for their complete description along with magnitude। और इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाती है? एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल में आ जाती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद मोमेंटम। अब मोमेंटम चाहे लीनियर मोमेंटम हो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, बोथ आर वेक्टर्स। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन भी कोई सा भी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, लीनियर एक्सेलरेशन हो, ये सब वेक्टर्स। एक्सेलरेशन के बाद फोर्स, फोर्स भी कोई सी भी हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे टेंशन हो, चाहे वेट हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, फोर्स भी सारी वेक्टर्स होती है। टॉर्क है और बेशुमार, तो ये मैंने चंद उनमें से एग्जाम्पल लिख दी। अब देखिए वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में सबसे पहले आएगा सिंबल, क्योंकि फिजिक्स में हमें पता है, आप 9 मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं कि मास को जैसे हम m से जाहिर करते हैं, फोर्स को यूजुअली f से जाहिर करते हैं, वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं, इसे एक्सेलरेशन को a से जाहिर करते हैं, वगैरह वगैरह। तो फिजिक्स में सबसे पहले चीज आती है सिंबल। अब सिंबल में स्केलर्स के सिंबल में और वेक्टर्स के सिंबल में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी के ऊपर कोई, क्योंकि डायरेक्शन नहीं आती तो उस पर एरो की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी के ऊपर एक एरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा, इससे पता चल रहा है कि ये भी वेलोसिटी है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम में भी ये लगा देंगे, फोर्स की बात करें तो फोर्स के ऊपर भी एरो लगा देंगे। तो सबसे पहले तो सिंबल का फर्क है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर हम कोई लिखेंगे तो उस पर हमें एरो लगाना लाजमी है, ठीक। एक और चीज होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या चीज होती है?
अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम अगर आपसे पूछें कि पाकिस्तान बड़ा है या रशिया बड़ा है, तो कौन सा मुल्क बड़ा है? आप कहेंगे रशिया बड़ा। कैसे पता चला आपको? आपने तो मेजरमेंट नहीं की, लेकिन आपके पास एक मैप मौजूद है, और मैप में जो मुल्क छोटा है उसको उसी, दोनों मुल्कों के रेशियो को उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो ये मैप जो है वो दरअसल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड है। मैप क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, ताकि हमें पता चले कि हम अब हमें उसमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं। एक तो हमें ये भी पता चल रहा है कि कौन सा मुल्क का एरिया ज्यादा है और कौन से मुल्क का एरिया कम है, ठीक। और हमें डायरेक्शन भी पता चल रही है कि पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में ईरान और अफगानिस्तान है, नॉर्थ में, साउथ में सी है। इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा मुल्क है, और साउथ में कौन सी जगह है, क्या है। तो ये सब चीजें हमें कौन बताता है? ये हमें मैप बताता है, ठीक। तो मैप से, इससे हमें पता चला कि मैप से हमें दोनों चीजें पता चल रही है, एरिया कितना बड़ा है यानी कि मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन यानी कि ये किस मुल्क के ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में, साउथ में, कहां पे है, ठीक। तो इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसी वेक्टर की भी कर सकते हैं। तो ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ये एरो। अब एरो का ये कहलाता है इनिशियल पॉइंट और टेल। इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं इसको, और टेल भी कहते हैं। और ये जो है ये कहलाता है टर्मिनल पॉइंट और हेड। अब देखिए, हमने कहा एरो है। अब वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, सही है। तो पहले तो देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, पहले तो आप पहला जुमला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और ये एरो हमने बना दिया। सेकंड पॉइंट, अब मैंने कहा इससे मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता नहीं चल रही, तो मैं क्या करूंगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, ये कहलाएगा एक्स एक्सिस, और ये कहलाता है वाई एक्सिस। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन कहलाती है वाई एक्सिस। अभी मैं 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं। ये एरो है। अब एरो की दो चीजें, एक तो एरो की लेंथ है। तो मैं क्या करूंगा, जिस एरो के मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना है, उस एरो को मैं, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पे इसके टेल को मैं प्लेस कर दूंगा। अब दो चीजें, एक लेंथ ऑफ एरो और इसका एंगल। अच्छा, जब हम वेक्टर को 2 डायमेंशनल सिस्टम में बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, तो एक बात याद रखिएगा कि वेक्टर का एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लिया जाएगा। क्या मतलब हुआ? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये वेक्टर का एंगल है। तो अब हमने कहा दो चीजें हो गई, एक एरो की लेंथ, तो अब एरो की दो चीजें, एक एरो की लेंथ और एक एरो का एंगल। तो लेंथ ऑफ एरो
लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा एंगल। यानी कि हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा जाहिर कर रहा है डायरेक्शन। और ये हमेशा याद रखिएगा कि वेक्टर का एंगल अगर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया जाता है तो वेक्टर का एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और मैं यूं जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, ये मैं एंगल लूंगा हमेशा। सही है। अगर मैं किसी और एक्सिस से लूंगा तो वो फिर मुझे मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे वेक्टर का एक बाय डिफॉल्ट जो एंगल लिया जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में दिया जाता है। अब देखिए ये सिंबल हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हम हर दफा ड्रॉ ही करेंगे। हम हर दफा ड्रॉ नहीं करना चाहते, तो वेक्टर के कुछ जनरल फॉर्मूले भी होने चाहिए। जनरल फॉर्मूले कैसे होते हैं, पहले मैं आपको वेक्टर का एक जनरल फॉर्मूला करा। देखिए वेक्टर में दो चीजें होती देखिए वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जनरल फॉर्मूला वेक्टर का क्या होगा, जनरल फॉर्मूला फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है या वेक्टर वी है, चलें वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये दो चीजों के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये क्या चीज है, ये है वेक्टर, ये क्या चीज है, ये है मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड को जाहिर करने के दो तरीके वो मैं बता देता हूं, और ये चीज जो है वो यूनिट वेक्टर जिसको हम डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ये डायरेक्शन भी है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि कोई अगर पूछे कि पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, तो हमने कहा ईस्ट में इंडिया है। अब हमने क्या बताया, ईस्ट बताया, ठीक। ईस्ट का मतलब हमने सिर्फ डायरेक्शन बताई, सही है। लेकिन अगर मैं कहूं इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, कि यहां से 3000 किलोमीटर ईस्ट में इंडिया है, सपोज, मुझे नहीं पता, हो सकता है 2000 हो सकता है 1500, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां से अगर 3000 किलोमीटर ईस्ट में इंडिया है, तो ये मैंने क्या बताया, ये मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताई। अगर मैं खाली ईस्ट कह रहा हूं तो मैंने सिर्फ ये बताया क्या, और अगर मैं दोनों चीजें बता रहा हूं कि 3000 किलोमीटर ईस्ट में, तो अब मैं वेक्टर क्वांटिटी बता रहा हूं, क्योंकि जिसमें मैग्नीट्यूड भी शामिल है और डायरेक्शन भी। और अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि यहाँ से 3000 किलोमीटर पे इंडिया है, इट मींस मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, डायरेक्शन मुझे नहीं मतलब इससे क्लियर नहीं हो रहा कि ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में। इट मींस वेक्टर के लिए जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जब मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, अच्छा मैग्नीट्यूड को हमने कहा एक और तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, या तो मैं मॉड लगा दूं एरो समेत, या मैं सिंपली एरो हटा दूं, दोनों मैग्नीट्यूड को जाहिर करते हैं। या तो मैं मॉड लगा दूं या मैं सिंपली एरो हटा दूं। और कैप, ये जो कैप है ये बेसिकली डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है।
और इसको हम एक स्पेशल वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, जिसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन और ये जो है वो कैप, कैप का मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको सिंबल्स का फर्क पता होना चाहिए, वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए और वेक्टर को कैसे जाहिर करते हैं, ये हमने आज थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन और फिर उससे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, 2 डायमेंशनल में, फिर 3 डायमेंशनल में, फिर आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये पूरी एक लंबी सीरीज है वेक्टर की। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स का इंतजार कीजिए और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।